Welcome class 8th. Today we are going to read our chapter number 8 confronting marginalization. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं उनको मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता है, कन्फ्रंट करना पड़ता है। उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से वो कोशिश करते हैं कि हम अपने लिए अधिकारों के लिए लड़ें। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद हम देखेंगे लॉज फॉर मार्जिनलाइज्ड, फिर हम देखेंगे प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। इस तरीके से हम डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के कंसर्न में इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं और वो कहते हैं कि अगर जो ये राइट है ये सबको इक्वली अवेलेबल है। और मार्जिनलाइज्ड की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है उन पर इंसिस्ट करते हैं वो, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हमें जस्टिस दिया जाए। और दूसरा वो कहते हैं कि लोगों सरकार पर प्रेशर डाल के वो कहते हैं कि स्ट्रगल्स करते हैं और गवर्नमेंट जो है उनके स्ट्रगल को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाती है। अब जैसे आर्टिकल 17 में ये कहा गया था कि अनटचेबिलिटी जो है वो नहीं की जाएगी देश में, और दलित जो हैं वो टेंपल में, पार्क में, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये जो है अगर अनटचेबिलिटी हुई तो इस देश में एक क्राइम है और ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं बहुत सारे सेक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं दलित्स जो हैं वो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट सिचुएशन दे फील दैट दे हैड बीन ट्रीटेड बैडली, कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हमारे साथ बुरा व्यवहार हो रहा है जिसमें कि हमें जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए। उसके बाद आते हैं लॉज फॉर मार्जिनलाइज्ड। गवर्नमेंट जो है ये एक तरीका है कि स्पेसिफिक लॉ और पॉलिसीज़ जो है वो मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए बनाती है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि गवर्नमेंट देन मेक्स एफर्ट टू प्रमोट पॉलिसीज़, ताकि जो हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं वो पॉलिसीज़ का इस्तेमाल कर सकें और साथ ही साथ वो जो भी उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है वो ख़त्म हो सके। वैसी ही एक पॉलिसी है रिजर्वेशन पॉलिसी, जो कि सिग्निफिकेंट है। इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जगह पर, जॉब्स के लिए जो है ये पॉलिसी, मतलब इस रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत ये लोग सीट पा सकते हैं। ये पॉलिसी काम कैसे करती है? गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया देयर ओन लिस्ट SC ST, मतलब कि गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाई हुई है कि हमारे देश में इतने SC हैं, इतने ST हैं, और वो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, किसी कॉलेज में, किसी जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट, अपने ट्राइब का सर्टिफिकेट जो है एज अ प्रूफ देना होता है। उसके बाद जो लिस्ट आती है नंबर्स की, कट ऑफ मार्क लिस्ट आती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉलेज एडमिशन की बात हो रही है, कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट आती है, तो उन लोगों की लिस्ट जो है वो थोड़ी कम होगी, और अगर उनके पास अपने ट्राइब का सर्टिफिकेट है तो उनको रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत एडमिशन मिल जाएगा। उसके आगे आता है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। इसमें क्या बताया जाता है कि कुछ लॉ बनाए जाते हैं जिसमें कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए कानून बनाए गए कि उनके अधिकारों को कोई डिप्राइव ना करे, कोई वायलेट ना करे। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि ये एक स्टोरी बताते हैं कि विलेज ऑफ जकमलगुर गेयरिंग अ बिग फेस्टिवल वंस इन 5 year, local deity and priest 20 neighboring villages come for this 5-day event. Dalit ceremony began, member of Dalit community washing the feet of priest and then bathing in the water used for this. In Jakmalpur, the person who performed this task बिलोंग टू रतनाम फैमिली। कहते हैं कि एक ये ना तरीका बनाया हुआ था कि एक फेस्टिवल होता था, रतनाम फैमिली की टर्न आती, मतलब रतनाम फैमिली वहाँ के पंडितों के पैर धोती थी उस फेस्टिवल में। तो रतनाम फैमिली में ये सब प्रोविज़न चला आ रहा था। तो जब रतनाम की टर्न आई तो रतनाम 20 साल का था। उसने कहा कि मैं ये प्रैक्टिस नहीं मानता, ना ही मैं ये प्रैक्टिस करूँगा, मैं किसी के पैर नहीं धोऊंगा। रतनाम ने मना कर दिया तो जो पावरफुल कास्ट थी वो लोग एंग्री हो गए, पावरफुल कास्ट शॉक्ड हो गए। तो यंग बॉय जो था उसने मना कर दिया, उसने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं किसी के पैर वैर नहीं धोऊंगा। तो इससे क्या हुआ था कि जो पावरफुल कास्ट थी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम तो ना इसको, एक रतनाम को एक सबक सिखाएंगे, और उन्होंने ऑर्डर दे दिया अपनी कम्युनिटी को कि अब हर कह दिया कि दैट नो वन हिज कम्युनिटी वॉज ऑर्डर टू ऑस्ट्राइज हिम, मतलब यूँ कह दिया कि इसको गाँव से बाहर निकाल दो, इसको गाँव में नहीं रहने देना।
अब उसके घर को आग लगा दी, तो उसने किसी तरीके से अपनी माँ के साथ वो बच के भाग गया। फिर उसने पुलिस स्टेशन में शेड्यूल कास्ट ट्राइब और शेड्यूल कास्ट एट्रॉसिटीज़ के तहत 1989 के तहत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। तो जो लोग थे वो उसके फेवर में तो नहीं आए, लेकिन रतनाम को एक दलित एक्शन के नाम से जाना जाने लगा और जो रिचुअल था वो ख़त्म कर दिया गया। और साथ ही साथ जो पावरफुल कास्ट ये प्रिवेल कर रही थी उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। अब आगे आता है हमारा SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज़ एक्ट। वो एक्ट क्या था? ये एक्ट 1989 में बनाया गया था दलित्स की डिमांड पे कि इल ट्रीटमेंट और ह्यूमिलिएशन होता है हमारे साथ, दलित्स के साथ। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत लंबे समय तक चला। तो ये ऐसा ख़त्म करने के लिए, दलित ग्रुप्स को बचाने के लिए, उनके राइट्स को बचाने के लिए ये एक कानून बनाया गया था, ताकि जो रतनाम की फैमिली के साथ हुआ वो पावरफुल फैमिलीज और किसी के साथ ना करें। तो थ्रू 1970-1980 आदिवासी पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ डिमांड इक्वल राइट फॉर देयर लैंड रिसोर्सेज। लोगों ने डिमांड की, जो आदिवासीज थे, कि हमें हमारे लैंड रिसोर्सेज, जो भी हमारा कुछ है वो हमें रिटर्न किया जाए। और इस एक्ट के तहत बहुत लंबी लिस्ट है जो क्राइम, मतलब हॉरिबल क्राइम इन लोगों के साथ होते हैं जो भी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं। तो एक्ट बताता है कि पहले तो ह्यूमिलिएशन होता है बहुत ज़्यादा, उसके बाद फोर्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, मतलब उनको ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें खाने पे मजबूर किया जाता है जो खाई नहीं जा सके, उनको ज़बरदस्ती ड्रिंक करने के लिए मजबूर किया जाता था। और सेकेंडली कहते हैं कि दलित्स और आदिवासीज को उनके रिसोर्सेज से वंचित किया जाता था, साथ ही साथ उनसे स्लेव लेबर भी, मतलब बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि मतलब उनसे खेतों में काम करवाते रहते थे और उनको पैसे नहीं देते थे। तो ये जितने भी क्राइम्स इन लोगों के साथ हो रहे थे, उन सारे क्राइम से बचने के लिए ये एट्रॉसिटी एक्ट जो था वो बनाया गया था, शुरू किया गया था। उसके बाद 1989 एक्ट जो बना, एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था, वो था कि उनके अधिकारों को बचाया जा सके। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि एक्टिविस्ट हैव आस्क्ड दैट दोज हु हैव फोर्सिबली एनक्रोच्ड अपॉन द ट्राइबल लैंड्स शुड बी पनिश्ड अंडर दिस लॉ। कि जो भी एक अगर कोई किसी की लैंड को एनक्रोच करता है, कब्जा करता है, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ट्राइबल पीपल की ज़मीन जो है नॉन ट्राइबल पीपल नहीं रखेंगे, जो ज़मीन ट्राइबल पीपल की है वो उन्हीं के पास रहेगी और वो खुद उस पर खेती करेंगे। तो CK जानू जो था वो एक आदिवासी एक्टिविस्ट था, उसने पॉइंट आउट किया था कि गारंटीड किया था कि जो ट्राइबल पीपल हैं वेरियस स्टेट्स के, वो टिम्बर मर्चेंट, पेपर मिल उन्होंने नॉन ट्राइबल एनक्रोचर्स को मना कर दिया था। और साथ ही साथ ये डिक्लेयर किया था कि ये फॉरेस्ट जो हैं रिजर्व्ड सेंचुरीज़ हैं, कोई भी इसमें घुसकर लकड़ी टिम्बर नहीं काटेगा। और गवर्नमेंट जो है वो प्लान बनाएगी। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को स्लम एरियाज़ और ये सब प्रोवाइड कराए थे ट्राइबल्स को फॉरेस्ट से निकाल के उनको रहने के लिए। तो कंक्लूजन क्या है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं, पेपर में बने हैं, लेकिन कहते हैं कि ये तब फ़ायदा है जब ये इक्वली एग्जीक्यूट हों। और इट हैज़ एग्जिस्टेड डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू द हिस्ट्री दैट सिमिलरली इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी सिमिलर प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल, राइटिंग, नेगोशिएशन, ऑर्गेनाइजिंग नीड टू कंटिन्यू। कहते हैं कि कानून बनना, एग्जीक्यूट होना और नेगोशिएट होना, ये हमारे देश की सोसाइटी में चला आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस चैप्टर वुड बी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।